130वां संविधान संशोधन विधेयक फिर से चर्चा में है। वही बिल जिसमें प्रस्ताव है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। हमारी रिपोर्टर हैं लिज मैथ्यू। उनके मुताबिक इस बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई को अडॉप्ट करने की संभावना है। मतलब आने वाले मानसून सत्र में ये विधेयक पटल पर रखा जा सकता है संसद के। हालांकि बिल के सबसे विवादित प्रावधान जस के तस बने रह सकते हैं, यानी अगर पीएम, कोई सीएम या मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार हो जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और वो लगातार 30 दिन हिरासत में रहे तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। ये बिल पिछले साल अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इसकी जांच के लिए बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में 31 मेंबरों की संसदीय समिति बनाई गई। इसमें एनडीए के मेंबर ज़्यादा हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले और वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी भी कमेटी में शामिल है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कई सदस्यों ने जेपीसी की कार्रवाई का बायकॉट किया था। दलील दी थी कि बहुमत तो सत्ता पक्ष के पास है ही, ऐसे में उनकी आपत्तियों को तो सुना ही नहीं जाएगा। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बिल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और संघवाद, फेडरलिज्म के खिलाफ है। एक और बड़ी आपत्ति नेचुरल जस्टिस को लेकर है। विपक्ष का साफ कहना है कि आरोपित होने और दोषी पाए जाने में फर्क होता है। सिर्फ हिरासत के आधार पर किसी चुने हुए प्रतिनिधि को पद से हटाना गलत उदाहरण सेट करेगा। विपक्ष को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार की दलीलें अलग हैं। खासकर ट्रेजरी बेंच का कहना है कि 30 दिन का टाइम कम नहीं होता। इतने समय में कोई आरोपी कम से कम 3 बार जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है और अगर 30 दिन बाद भी हिरासत में है तो सार्वजनिक पद पर बने रहने पर नैतिक सवाल तो उठता ही है। हालांकि जेपीसी के भीतर सत्तारूढ़ गठबंधन, विपक्ष और तटस्थ पार्टियां तीनों की तरफ से एक सहमति बनती दिख रही कि कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सख्त प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी सरकार इसका इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए न कर सके। कमेटी अपनी सिफारिशों में इस बात का भी सुझाव दे सकती है कि इस कानून को लागू करने के लिए अपराध की प्रकृति को लेकर कुछ सीमाएं तय की जाएं। इस बीच जानकारी ये भी है कि जेपीसी की इस अंतिम रिपोर्ट पर विपक्षी सांसद अपना असहमति नोट, डिसेंट नोट जरूर देंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इसे क्लीन पॉलिटिक्स वाला कानून बताया जाएगा और विपक्ष इसे चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का हथियार, यानी हंगामे के लिए एक मुद्दा मानसून सत्र में तैयार है। इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं लिज मैथ्यू से। जुलाई 20 को पार्लियामेंट की मानसून सेशन होने की संभावना है। उसमें बिल लाएंगे और बिल में कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स लाके जिसमें ये लोग बोलेगा कि इसमें प्रोविजंस ऐड कर रहे कि हम मिसयूज का थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप मिसयूज, ये करके हम बिल को पास करेंगे। इस नेचुरली एक और चीज में था जो क्राइम के लिए ये बिल और ये लो यूज कर सकते हैं, इसका प्रोविजन यूज कर सकता है। मतलब कौन सा क्राइम, जो क्राइम है उसमें ये मंत्री या मुख्यमंत्री या उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं। वो जिसकी अरेस्ट के लिए उनको सैक कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने वो भी थोड़ा टाइटन करेगी। एशिया के 2 पुराने दोस्त जिन्हें संस्कृति और सभ्यता का सूत्र जोड़ते हैं बुद्ध और उनका धम्म। सदियों की दोस्ती और गाढ़ी होती जा रही है। उस मित्र देश जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की यात्रा पर भारत आ गई हैं। अक्टूबर 2025 में उन्होंने पद संभाला था और ये उनकी पहली भारत यात्रा है। यात्रा का मुख्य कार्यक्रम समझिए। 2 जुलाई को हो रहा है 16वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन। सम्मेलन की परंपरा 2 दशक पहले शुरू हुई थी। तब से दोनों देशों ने बारी बारी से एक दूसरे की राजधानी में ये वार्षिक सम्मेलन करने का फैसला किया। मकसद द्विपक्षीय सहयोग का दायरा बढ़ाना और इस बार भी एजेंडा यही है। एक अहम बात और, दोनों देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को भी काउंटर करना है। दोनों क्वाड ग्रुप यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा है। पेच ये कि इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका भी है। अमेरिका में ट्रंप भी है, जिनके कारण कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन्हीं ट्रंप की मनमानियों से अपने हित सुरक्षित करना भारत और जापान की दूसरी बड़ी चिंता है। जैसा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सूत्र दे चुके हैं, अगर ट्रंप की मनमानियों से बचाना है तो मझोली शक्तियों को साथ आना होगा। चिंता तो साझी है पर स्कोप भी बहुत है। विस्तृत सहयोग का, अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, तकनीकी नवाचार यानी इनोवेशन,
स्वास्थ्य सेवा, लोगों के बीच आदान प्रदान और मोबिलिटी यानी छात्र, रिसर्चर, प्रशिक्षित कामगार, इनकी आवाजाही हो, इन सब एरियाज में कोलैबोरेशन हो सकता है। जापान भारत का बड़ा आर्थिक सहयोगी भी है और 2014 से इस सहयोग का एक फॉर्मल नाम भी है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। भारत के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जापान का निवेश है, मसलन मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन वाला। जापान भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के विकास में भी बड़ी मदद कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खासकर बुनियादी ढांचे का विकास। इसके अलावा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी। इसका भी एक समर्पित तंत्र है जिसका नाम है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। सिर्फ केंद्र के स्तर पर नहीं, प्रादेशिक स्तर पर भी गाढ़ा सहयोग चल रहा है। मसलन 2025-26 में हरियाणा, पंजाब और यूपी के मुख्यमंत्री जापान गए। कई जापानी प्रांतों के गवर्नर भी यहाँ आए। फरवरी 2026 में तो एक अलग इंडिया जापान गवर्नर्स नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया गया है। भारत और जापान की इस दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।